हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसकी वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है, स्मॉल जी दैट इज अ ग्रेविटी। और हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी को हम लोग ग्रेविटी भी बोलते हैं और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इसकी वैल्यू जो है वो अर्थ सर्विस में कितनी होती है हम लोगों को डिस्कस करना है। तो आप लोगों को ये वीडियो से अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी और आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो हो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको ग्रेविटी भी कहा जाता है। तो हम लोग जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर कितनी होती है, अर्थ के सरफेस पे कितनी होती है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। कितना होगा वो कैलकुलेट करने वाले। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखो लिख रखा है क्या कि वी नो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग इसका थोड़ा पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोगों को उसको ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में ही जाकर क्या कर सकते हो, उसको देखकर समझ सकते हो अच्छे से। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ये यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट को ले लो, यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट को ले लो, उन ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स क्या करता है, एक्ट करता है। तो हम लोग कुछ इसको हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था और कुछ ऐसे डिस्कस किया था कि दो ऑब्जेक्ट ले लें ऐसे, एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस का वो जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस हमने r बोल दिया या फिर d बोल दिया। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हमें रिस्पेक्टिव देखने के लिए मिलता है। कहीं पर r आपको डिस्टेंस हो, दो प्लैनेट या फिर दो बॉडी हो, दो ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग व्हाटएवर, उनके बीच का डिस्टेंस r से इंडिकेट किया है या फिर d से इंडिकेट किया है, डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। तो यहाँ पर हमने दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस r ले लिया है यहाँ पर, तो वो हमें बता रहा है कि m1 और m2 बॉडी के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। एट द सेम टाइम ये फोर्स इसके ऊपर फोर्स लग ये जो बॉडी m1 जिसका मास है वो इस m2 मास वाले बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है। एट द सेम टाइम ये जो m2 मास वाला बॉडी m1 के ऊपर फोर्स लगाता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमने यहाँ पर देखो लिख कर भी रखा है, उसको हम लोग इसको एफ लेटर से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल लेटर एफ से इंडिकेट करते हैं, जिसको हमने लिख कर रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर लिख रखा है। हमने इसको डिराइव कैसे किया था, तो कुछ हम लोगों ने ऐसे डिराइव किया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये प्रोडक्ट ऑफ मासेस को क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं जो एफ है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। m1 m2 इसके प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर को। जब ये दोनों को हम साथ में लिखते हैं तो आप देख पाओगे कि जो m1 m2 है ऊपर है, m1 और m2 जो है इनका प्रोडक्ट ऊपर है और d नीचे है डिनोमिनेटर में, तो हम कुछ ऐसा लिख देते हैं और बाद में हमें प्रोपोर्शन का साइन हटा के यहाँ पर इक्वल टू ले लेते हैं और साथ में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इस जी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और हम यहाँ पर प्रोपोर्शन के साइन को हटाकर, जो अल्फा का साइन है वहां पर प्रोपोर्शन के साइन को हटाकर वहां पर हम जी लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जो वैल्यू है पूरे यूनिवर्स में हर जगह पे क्या होती है, सेम होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। तो हम लोगों को क्या डिस्कस करना था, यहाँ पर हमारे डिस्कस करने का पार्ट था। तो हम लोगों ने यहाँ पर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस किया कि जो ये फोर्स है ये प्रोडक्ट ऑफ मासेस को प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के प्रोडक्ट ऑफ मासेस को प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस को क्या होता है, यहाँ पर हमने r लिखा है तो हमें यहाँ पर भी r लिखना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जैसे मैंने आपको बताया कि d भी होता है, तो यहाँ पर r के स्क्वायर, तो जो ये फोर्स है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हमने ऐसे लिखा और यहाँ से ये डिराइव होता है इक्वेशन, ठीक है। तो ये प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो वहां से ये इक्वेशन आ जाता है F इज इक्वल टू जी, कैपिटल G इज इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। यहाँ पर F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है,
कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ एन अर्थ है, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अर्थ के लिए हमने कैपिटल एम लिया है, हमने थोड़ा उसको रिस्पेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर क्या करते हैं, रहते हैं, और हम पूरी तरीके से अर्थ के ऊपर डिपेंडेंट है, अर्थ हमारे लिए ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, तो हमने इसके लिए उसका मास क्या ले लिया है, कैपिटल एम ले लिया है, और बाकी अदर ऑब्जेक्ट का मास हमने क्या लिया है, स्मॉल एम यहाँ पर लिया है, और ये आर क्या है, वो दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है, क्या लिख रखा है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो हमने यहाँ पर लिखा F इज इक्वल टू ma, ये हम लोगों को पता है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को जब भी हमने कंपेयर किया, हमने बोला फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पर लिखा है हमने, इसका मतलब क्या, इक्वेटिंग 1 एंड 2, दोनों का LHS जो है क्या है, सेम है, LHS सेम है, तो RHS भी क्या होगा, सेम है। ये लेफ्ट हैंड साइड आपको FF दिख रहा है, सेम है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या होता है, सेम हो जाता है। इसके लिए हमने क्या लिख दिया, MA इज इक्वल टू GM M अपॉन R का स्क्वायर, जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर LHS लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन का सेम है, दोनों का 1 एंड 2 का, तो RHS भी राइट हैंड साइड भी सेम होगा। इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा MA इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R का स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों जगह पे आपको स्मॉल m कॉमन दिख रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई रिलेशन में एक के साथ, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो m नीचे होगा और ये m ऊपर है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। या फिर दूसरी तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं सॉल्व, कि यहाँ पर कैपिटल M ऊपर है, यहाँ पर आकर नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा, हमें यहाँ पर, ठीक है, ये तो ये इक्वेशन से हमें यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, देखो यहाँ पर हमें मिल जाता है A इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R का स्क्वायर, ये इक्वेशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली, नोटिस करने वाली बात क्या है यहाँ पर, बट A इज इक्वल टू G होता है, कब G होता है, कि अगर ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, हमें पता है ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने अर्थ के सेंटर की तरफ, और जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन भी अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस कंडीशन के लिए ए का डायरेक्शन भी क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ए और जी क्या है, पैरेलली है, इसका मतलब ए क्या होता है, जी को इक्वल होता है। इसके लिए हमने यहाँ पर ए को रिप्लेस कर दिया है किससे, जी से। इसके लिए आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिख रहा होगा ए की जगह पे हमने जी लिखा है, क्योंकि ए इज इक्वल टू क्या है, जी है, तो हमने जी लिख दिया, और इक्वेशन एज इट इज यहाँ पर रख दिया कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन R का स्क्वायर, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बोला, देखो हियर यहाँ पर लिख के रखा है हम लोगों ने, हियर यहाँ पर इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसकी वैल्यू कितनी है, 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। और m क्या है, मास है अर्थ का, मास ऑफ एन अर्थ कितना है, 6 into 10⁻24 kg। और यहाँ पर r क्या है, r यहाँ पर है, r जो है दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, होता है वो, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया, ये अर्थ का रेडियस है, ये जो अर्थ है, ये r क्या है, अर्थ का रेडियस है, क्योंकि हम लोग g जो है वो अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर r क्या लिया है, जो डिस्टेंस लिया है वो अर्थ के रेडियस का लिया है, कितना है, 6.4 into 10⁻6 मीटर है। फिर ये सभी वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो देखो कैपिटल जी की वैल्यू ये है, कितनी है, यहाँ पर जी की जगह पे 6.67 into 10⁻11 सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर यहाँ पर इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम स्वप्न पवार ऑन सिम SIM1 Geo। ठीक है, यहाँ पर देखो है ना, कैपिटल M जो है, कैपिटल M की जगह पे हमने क्या कर दिया, कैपिटल M जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी है, 6 into 10⁻24 kg, उसकी जगह पे हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। और यहाँ पर r का स्क्वायर है, मींस अर्थ के रेडियस का स्क्वायर, तो कितना है वो 6.4 into 10⁻6 उसका होल स्क्वायर, ऐसे हमने यहाँ पर रख दिया। अभी इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमने 6.67 ऐसे साइड में लिया, ठीक है, जो नॉर्मल नंबर है उसको साइड में ले लिए, 6.67 यहाँ पर लिखा हमने इंटू 6, जो पावर वाले हैं, इंडेक्स वाले एक्सपोनेंशियल पावर वाले नंबर है, उनको हमने साइड में ले लिया। तो ये कुछ कैसे सॉल्व होता है, यहाँ पर लॉ ऑफ इंडाइसेस एक्ट हो जाता है, और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग कुछ इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 10⁻24, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये 10⁻11 10⁻24, तो यहाँ पर 10⁻11 इंटू 10⁻24 है, तो लॉ ऑफ इंडाइसेस से क्या हो जाएंगे, 10⁻11 प्लस 24, तो बचेगा हमारे पास कितना, रिमेन हमारे पास होगा 24 में प्लस माइनस 24 में से 11 गया, कितना बचा 13,
और 24 बड़ा, इसके लिए साइन किसका होगा, प्लस का, इसके लिए हमें कितना मिलेगा 10⁻13 मिलने वाला है। उसके बाद नीचे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर हमें कितना मिल गया 10⁻13 मिल गया, लेकिन यहाँ पर 10⁻13 हमें मिल रहा है और यहाँ पर 6.4 इंटू 10⁻6 उसका होल स्क्वायर है। तो ये हमने इसको सेपरेट करके लिख दिया, बाइफर्केट कर दिया, अलग अलग करके लिखा, तो हमें कितना मिला 6.4 उसका होल स्क्वायर इंटू 10⁻6 उसका भी स्क्वायर है, तो ये डबल हो जाता है पावर, तो 10 क्या हो जाता है 12 हो जाएगा ये, तो ये 10⁻12 हो गया। यहाँ पर हमें ऐसे मिल गया। फिर ये 10⁻12 जो यहाँ पर 13 आ रहा है, हम लोगों ने यहाँ पर देखा, तो 13 जो है वो ऊपर है और ये जो है नीचे, ये न्यूमरेटर में 13 और डिनोमिनेटर में 12 है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 10⁻12, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा लॉ ऑफ इंडाइसिस, तो हमें क्या मिलेगा 10⁻13 माइनस 10⁻12 बचेगा कितना 10⁻1 मींस क्या 10 यहाँ पर हमें मिलने वाला है, तो यहाँ पर हमें 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी को हमने क्या लिखा है, यहाँ पर 10⁻13 बच रहा है, जो वहां पर बच रहा था, ये नीचे वाला 12 जाकर ऊपर माइनस हो गया है, तो हमें कितना मिला 10⁻13 माइनस 10⁻12, और यहाँ पर देखो हमने लिखा है 6 इंटू 6.67 और यहाँ पर 6 रह गया, तो हमने यहाँ पर ठीक है इसको हटाया और यहाँ पर हमने 6 लिख दिया इंटू 10⁻, यहाँ पर कितना हो जा रहा है 13 - 12 यहाँ पर ये 6 हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है 6.67 इंटू 6 इंटू यहाँ पर ऊपर 13 बचा था, नीचे 12 था, ऊपर जाके लॉ ऑफ इंडाइसिस से माइनस हो गया 13 - 12, तो हमारे पास कितना बचेगा और नीचे कितना है 6.4 का स्क्वायर, यहाँ पर आपने देखा है पावर तो ऊपर चले गया। अब हमारे पास कितना है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि g इज इक्वल टू, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे 6.67 इंटू 6 करोगे, उसके बाद आपको ये 10 मिल रहा है और 6.4 के स्क्वायर से फिर ये पूरे नंबर जो भी नंबर आ रहा है प्रोडक्ट इनका, उसको ये 6.4 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको मिलता कितना है g इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हमने यहाँ पर इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया है, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको ये कैलकुलेशन करके चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। अगर आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके इसको बोल सकते हो, तो हम लोग इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा ये दोनों का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको 6.4 के स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे तो आपको जाकर मिलता कितना है 9.77 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि जी भी क्या है, ठीक है, अर्थ का एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सेलरेशन जो ए है उसका भी यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो जी का भी कितना होगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगा, तो यूनिट आ गया। अब इसमें ही जो आपको दिख रहा है 9.7 दिख रहा है, तो ये 9.7 में से एक डिजिट यहाँ पर आपने पास आउट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 9.8 हो जाएगा और वो रिमूव हो गया, तो आपको कितना मिलेगा g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर g इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आपने देखा होगा नंबर ऑफ प्लेसेस पे आप g की वैल्यू कितना यूज करते हो 9.8 है ना मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आप लोग क्या करते हो यहाँ पर यूज करते हो। तो या तो कहीं पर भी ये वैल्यू दी है 9.77 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू क्या है करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ये कवर किया है वैल्यू को। फिर जैसे कि आप लोग देखेंगे हम लोग अभी वापस से, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझनी है तो आपको ये स्किप करके ना नहीं देखना चाहिए, आपको पूरा वीडियो अंटिल द लास्ट तक एंड तक वीडियो देखना चाहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर पूछना चाहिए। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, नॉर्मली आपको क्या करना है इस वीडियो में, आपको दोनों इक्वेशन लेने हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लेना है, F इज इक्वल टू G(m)m/r का स्क्वायर, और जो न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m है, फिर दोनों को इक्वेट करना है। इक्वेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि ऐसा कुछ इक्वेशन मिलने वाला है। फिर आप वहां पर बताओगे कि a g को इक्वल होता है, तो a को रिप्लेस कर दोगे g से। फिर यहाँ पर ये सभी क्वांटिटीज जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू दी है वो सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी यहाँ पर है ना कैलकुलेशन का पार्ट है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वो करना है। तो हमें कितना मिल जाएगा फाइनली, हमें जो स्मॉल g है ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू 9.77 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मिल जाएगी और वही 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। तो ऐसे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, हमने यहाँ पर वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फाइंड किया है। वो हमें कितना मिला है 9.77 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो नोट्स के लिए।